सभी को नमस्कार। प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे साथ में आदरणीय एस कंडारी सर और डॉक्टर दीपाली मैम हमारे बीच में उपस्थित हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं और आपसे के साथ ही मैं अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूं, जिन बच्चों के लिए ये पूरा प्रोग्राम राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। अगर बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा तो एक रोल प्ले और लोक नृत्य निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता जो ब्लॉक स्तर से होती हुई जनपद स्तर और राज्य स्तर और उसके पश्चात वो नेशनल लेवल तक जाती है और जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही प्रतिभागिता करते हैं। लेकिन उसके जो मुद्दे होते हैं वो समस्त मुद्दे किशोर अवस्था की समस्याओं, उनकी चुनौतियों और हमारे आसपास बहुत सारी बुराइयां हम बोल सकते हैं या बहुत सारे ऐसे नए नए इश्यूज होते हैं जो कहीं ना कहीं किशोर अवस्था या हम सभी को प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, अब इसके विषय में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि यह प्रोग्राम 2014-15 से बच्चों यहाँ पे अपने उत्तराखंड के अंतर्गत चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरों के विभिन्न मुद्दे जैसे उनके स्वास्थ्य की समस्याएं, किशोर अवस्था की चुनौतियां, जिसपे कि आज हम डॉक्टर कंडारी सर और डॉक्टर दीपाली मैम के साथ में पूरी एक बातचीत और एक विचार विमर्श कर रहे होंगे बेटा। उसके अतिरिक्त मादक पदार्थों से बचाव, किशोर अवस्था की चुनौतियां, उसके आकर्षण, बड़ों की देखभाल और उसके साथ साथ में जो एक संबंध किशोर अवस्था में बच्चों के या लड़के या लड़कियों के जो आपसी संबंध हैं वो कैसे रहे और आपस में किस तरीके से हम लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। कुछ ऐसे ही मुद्दे इस राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का एक ये है कि ऐसी समस्याएं जब हम, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों से हम सीखते हैं और बहुत सारी ऐसी विधियां या गतिविधियां जिनसे हम प्रभावित होते हैं। तो एक इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि हम समय से पहले ही उन समस्याओं के विषय में जानें और जानने के पश्चात हम उसके निदान की ओर भी अग्रसर हों। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोग्राम है आपका, इस प्रोग्राम में आज का जो हमारा मुद्दा है वो है किशोरों की चुनौतियां। चाहे आप हैं किशोर या किशोरिया, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई चुनौतियां हमारे समक्ष उपस्थित हैं और किशोर अवस्था क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं या किस तरीके से हम पूरी अपनी किशोर अवस्था को पार करते हैं और ये जो किशोर अवस्था की जो हमारी कामयाबी है यही हमारे भावी जीवन को या भावी जीवन की स्थितियों को भी निर्धारित करती है। तो मैं एक बार आप सभी का राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज किशोरों की चुनौतियां इस विषय पे आपके समक्ष डॉक्टर कंडारी सर और डॉक्टर दीपाली मैम अपने व्यस्त समय से यहाँ पे समय निकाल के आए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन भी होगा बेटा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप लिख भी सकते हैं और आखिरी में एक 15 मिनट का हम सेशन करेंगे जिसमें आप अपना जो भी आपकी बात है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और निसंकोच आप लोग कह सकते हैं। तो मैं अधिक ना बोलते हुए आप पुनः आप लोग का स्वागत करती हूँ और सभी बच्चों से ये निवेदन भी करूंगी कि एक पेन और एक पैड जरूर अपने पास रखें
तो जिस समय आपको लगता है कि नहीं मुझे ये समस्या या मुझे प्रॉब्लम या इस चीज के विषय में पूछना है, क्योंकि हमारे बीच में विशेषज्ञ महोदय जो है वो आपको सभी बातों का जवाब देने में सक्षम है। तो मेरा ये जरूर निवेदन रहेगा कि आप बातचीत करें और कोई भी अपनी प्रॉब्लम है वो रखें, जिससे इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो पूर्ण तरीके से पूरित हो सके। तो मैं ये जो सेशन है अब आदरणीय सर और मैम को देती हूँ, और सभी बच्चों से और टीचरों से मेरी ये गुजारिश है कि कृपया वे इसके साथ में सहभागिता करें। तो आदरणीय सर और मैम, तो थैंक यू। मैं कटियार मैम का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ आमंत्रित किया इन्होंने, एंड और सभी बच्चे जो आज हमसे जुड़े हैं उनको मेरा स्नेह भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो ये 10 से 19 साल के वर्ष की अवस्था किशोर अवस्था मानी जाती है। ये वो समय है जब आप अपने बचपन से कहाँ चलते हैं, वयस्कता की ओर चलते हैं, और ये इस दौरान आपको कई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कई प्रकार के परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हम सभी अपने कहीं ना कहीं जीवन से गुजर चुके हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर कंडारी भी इस अवस्था से गुजर चुके हैं। और जब इस अवस्था से हम गुजरते हैं, जो ये परिवर्तन होते हैं ये हमारे सामने कई चुनौतियों भी पेश करते हैं। तो जो हमारे किशोर किशोरियां हैं वो हमारे मानव संसाधन हैं, आप हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। आगे बढ़ के कल को आप में से कई हमारे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो आपका ये परिवर्तन काल है ये बहुत सही तरीके से बीते, एक स्वस्थ रूप से बीते, और आप एक ऐसा जीवन व्यतीत करें ताकि आगे बढ़कर आप एक अच्छे नागरिक का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी कर्तव्य होते हैं अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उसको पूर्ण रूप से आप उसका निर्वाहन कर सकें। तो आप कई अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कोई शहर से आता है, कोई ग्रामीण इलाके से आता है, इसमें कोई बालिका हैं, कोई हमारे किशोर हैं, कोई अलग अलग धर्म से हैं, कोई अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी किशोर अवस्था की जो चुनौतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इन चुनौतियों के बारे में आपको जागरूक करें और उनको कैसे उनका समाधान कर सके उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आज बहुत ही हमने एक सेंसिटिव टॉपिक है ये एडोलेसेंट, बिकॉज ये हर एक की जिंदगी में जो है कहीं ना कहीं किशोर अवस्था का रोल है। हम भी अपने किशोर अवस्था से गुजरे हैं और आप लोग भी उस अवस्था से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं किशोर अवस्था में आपके पास कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जिन चुनौतियों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। ये चुनौतियां जो है ये एक तरह से देखा जाए तो चुनौती नहीं है, हमारा एक रेगुलर प्रोसेस है। तो इसको जो है चुनौती ना लेके रेगुलर प्रोसेस की तरह लें और इसका सही तरीके से जानकारी लेकर इस स्टेज को जो है एंजॉय करें। तो मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा कि जो किशोर अवस्था में चेंजेस वगैरह जो हो रहे हैं उसके बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत आपको जितनी जानकारी दे पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, तो हम उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जानकारी दें। जैसे किशोर अवस्था के बारे में अभी मैम ने, डॉक्टर दीपाली ने आपको बताया था, तो इसमें कई तरह के आपके पास बदलाव आते हैं। सबसे पहले हम बदलाव की बात करें तो हम अपने शारीरिक बदलाव की बात करते हैं। तो किशोर अवस्था वो अवस्था है जो हम बचपन से आपका जो है मतलब आपका चाइल्डहुड से हम एडल्ट की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे बीच का एक ट्रांजिशन फेज है। तो उस अवस्था को जो है हम किशोर अवस्था कहते हैं। 10 से 19 साल, जैसे मैम ने अभी क्लियर किया, 10 से 19 साल हम इसको लेते हैं, इस अवस्था को। तो इसमें कई तरह के बदलाव हैं। ये बदलाव जो है आपके शरीर में आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई तरह के बदलाव आते हैं। तो इसमें बदलाव में अगर शारीरिक बदलाव की बात करें तो इसमें लड़कों और लड़कियों में बदलाव जो होते हैं, कुछ बदलाव जो होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, बाकी बदलाव लगभग सेम ही होते हैं। तो जैसे हम अगर लड़कों की बात करें तो जैसे हम प्यूबर्टी की बात करते हैं कि एडोलेसेंट में एक प्यूबर्टी जो होती है,
तो प्यूबर्टी चेंजेस जो होता है, अगर हम एवरेज लड़कियों की बात करें तो ये 8 से 13 साल लगभग प्यूबर्टी चेंजेस शुरू होते हैं। उसके बाद लड़कों की बात करें तो लड़कों में ये 9.5 से 14 साल में ये प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस में आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसमें आपके बदलाव आ रहे हैं। आपका जो है हाइट स्पर्ट होता है, हाइट आपकी बढ़नी शुरू होती है, अचानक बढ़नी शुरू होती है। उसके बाद वेट में आपका वेट स्पर्ट आता है। उसके बाद लड़कों की और बात करें, उसके जो है कंधे जो है, शोल्डर्स आपके चौड़े कंधे होने लगते हैं आपके। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी चीजें हैं, जैसे आपके कंधे चौड़े होने, आपका जो है शरीर में जो है सेबेशियस ग्लैंड्स का जो है सिक्रीशन की वजह से आपके चेहरे में जो आप बोलते हैं कि मुहासे वगैरह आ रहे हैं, जिसको हम एक्नी बोलते हैं, एक एक्नी का होना, ये भी एक सामान्य प्रोसेस है। उसके बाद आपका जो है, आपकी जो है हार्मोनल चेंजेस, कई तरह के हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे हम हार्मोन्स की बात करें, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से चेंजेस है, आपके थायराइड हार्मोन्स की वजह से चेंज है। और लड़के और लड़कियों में एंड्रोजेंस जो होते हैं, जैसे लड़कों में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, लड़कियों में बात करें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है। ये सब हार्मोन्स की वजह से आपके शरीर में बदलाव आते हैं। इसी बदलाव के कारण जो भी हमने अभी तक लड़कों में जो चेंजेस बताए हैं, और एक चेंज होता है कि आप जो है आपके शरीर में, आपका जो है वॉइस में भी आपके बदलाव आना शुरू होता है। तो ये चेंजेस लड़कों में है। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लड़कियों के चेंजेस बताओ। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये वो समय है जब आपके बॉडीज में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो विकास हो रहा है वो बस शारीरिक रूप से ही नहीं हो रहा है, मगर उसमें कुछ और चेंजेस भी आ रहे हैं। जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है, आपका जो त्वचा है उसमें आपको मुहासों की दिक्कत होने लगती है। मगर साथ साथ में हमें कुछ ज़्यादा चिंता भी होने लगती है कि मेरा आकार कैसा है, मेरा रंग रूप कैसा है, मेरी ऊंचाई लंबाई कहीं कम तो नहीं है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें, क्योंकि सबका जो ये जर्नी है या सबका जो ये बदलाव है वो अपने समय से ही चलता है। ठीक है। और जहाँ तक किशोरियों की बात करूं तो किशोरियों का ये वो वक्त है जब हम मासिक चक्र शुरू होता है। तो मासिक चक्र शुरू होने से पहले शरीर में भी कई बदलाव आते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा अपना जो शरीर की छवि है उस पे हम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि मेरा रंग रूप ठीक तो है या नहीं है, या मेरे स्किन पे ज़्यादा मुहासे तो नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ एक जो आपका ये परिवर्तन हो रहा है, ये सामान्य समस्याएं हैं जो हम इस दौरान देखते हैं। तो इससे इस पे ज़्यादा फोकस ना करके अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत आप कर सकते हैं। और जब मासिक धर्म शुरू होता है तो हमें एक चीज़, दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होता है। एक तो आपका जो पोषण है, क्योंकि आपका इस दौरान आपको अपने खान पान में बहुत ध्यान देना है, एक संतुलित आहार लेना है, क्योंकि माहवारी शुरू होने के कारण हो सकता है बल्कि हमारे किशोरियों में कई बार खून की कमी हो जाती है। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो अपना जो खान पान है उस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और जो व्यक्तिगत स्वच्छता है इस दौरान किस तरह से आपने नहाना है, क्या खाना है, जो सैनिटरी नैपकिन है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, इसके बारे में आपने पूरी सही जानकारी लेके उसके बारे में कोई भ्रम या भ्रांति ना रखते हुए अपनी पूरी देखभाल करनी है। आगे चलें तो हम आपके किशोर अवस्था में जो होता है साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं आपके। साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में यदि हम बात करें, आपका मस्तिष्क जो है अभी जो है डेवलपमेंट की ओर रहता है फर्स्ट एंड सेकंड डिकेड में, और ये एक्सटेंड कर सकते हैं थर्ड डिकेड तक। तो ये आपका मस्तिष्क में चेंजेस आपका एक स्वाभाविक प्रोसेस है। तो ये मस्तिष्क में चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक तरीके से हमारे यहाँ मस्तिष्क में जो होते हैं कई तरह के साइनेप्सिस, ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइनेप्सिस हो जाता है, जिसके बाद वो साइनेप्सिस जो होता है एक अलाइन हो जाता है, जिसको हम फॉलोड बाय प्रूनिंग बोलते हैं। इसको हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूँ सिंपल एग्जांपल में,
जैसे आपने पहले देखा होगा कि जब भी आप घरों में बिजली आ जाती थी तो पूरे तारों के गुच्छे रहते थे। तो जब कोई इलेक्ट्रिशियन आता था वो ढूँढता था कि इस घर की कौन-सी तार है। लेकिन आज के डेट में वो वाला चीज़ नहीं है। आज की डेट में एक मोटी लाइन है जिसके अंदर सारे कनेक्शंस होते हैं। तो अब उनको ऐसा ढूँढना नहीं पड़ता। तो हमारा मस्तिष्क भी उसी एक जैसे वो पहले तारों का गुच्छा होता था, इसी प्रकार अर्ली एडोलेसेंट में अगर हम बात करें, तो हमारा ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइनेप्सेस होता है। और जिस प्रकार हमने एक ही लाइन में अब सारे तारों को डाल दिया और वो अब बहुत सिंपल लाइन हो गई, उसको बोलते हैं प्रूनिंग करना। तो हमारा मस्तिष्क स्टार्टिंग में जो होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइनेप्सेस है, फॉलोड बाय प्रूनिंग। और ये जो होता है हमारे चेंजेस जो होते हैं हमारे शरीर में मस्तिष्क में जो फ्रंटल लोब होता है, मस्तिष्क का फ्रंटल लोब जो होता है, उसमें एक एरिया होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में चेंजेस की वजह से ये आते हैं। इस एरिया का जो काम होता है, एक तो ये होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। एक तो ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, दूसरा चीज़ जो होता है हम कैसे अच्छी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हम कैसे सोचते हैं, प्लान्ड वे में हम कैसे सोचते हैं। तीसरा हमारे शरीर का इम्पल्स कंट्रोल, हम अपने शरीर को इम्पल्स को कैसे कंट्रोल करें। तो एक तरीके से जो है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया जब डेवलप कर रहा है, ये तीनों चीज़ जो होती है हमारे में डेवलप कर रही होती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो गया, स्ट्रैटेजिक अच्छी तरीके से सोच हो गया, इम्पल्स कंट्रोल करना हो गया। और जब आपका फेज चल रहा होता है तो ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, तो किशोर अवस्था में ये चेंजेस होना कि आप जो ऑर्गेनाइज कई कई किशोर में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, प्रॉपरली सोच नहीं पाते, उसके बाद जो होता है इम्पल्स का अपने कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये मतलब ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है ब्रेन डेवलपमेंट की। तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस में ये होता है। दूसरा हम बात करें कॉग्निटिव प्रोसेस की, हमारी सोच की, हम सोच हमारी कैसे बदलाव आता है। हमारी दो तरह की सोच होती है, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट थिंकिंग और दूसरा बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग होते हैं जैसे हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोल दिया कि देखो सामने सामने ये है, पेड़ है, तो बोला आपने पेड़ है, तो हमने बोला हाँ है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हो गया तो हम सोचना शुरू करते हैं कि क्या वाकई में पेड़ है, क्योंकि हमारी सोचने की रीजनिंग की एक क्षमता डेवलप होने लगती है। तो शुरू में हमारी सोच होती है कंक्रीट थिंकिंग है। इसका सिंपल एग्जांपल है, एक बच्चे को आपने खड़ा कर दिया, उसके सामने एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। अब बच्चे से पूछेंगे आपको क्या दिख रहा है, वो कहेगा कि मुझे पेड़ का तना दिख रहा है, मुझे हरी पत्तियां दिख रही है, पेड़ में फल दिख रहे हैं। बस वो इससे आगे नहीं सोचेगा। यदि आप थोड़ा सा लेट एडोलेसेंट बच्चे, किशोर अवस्था, थोड़े से किशोर अवस्था जिसकी एज थोड़ा सा किशोर अवस्था में लेट किशोर अवस्था वाला है, अगर आप उससे यही क्वेश्चन पूछेंगे, वो कहेगा कि इसकी जड़ें मजबूत होगी तभी ये पेड़ खड़ा है, इसको अच्छी तरीके से किया होगा, सींचा होगा तभी ये पेड़ में फल दे रहा है। कहने का मतलब वो उसके अलावा और भी चीज सोचता है। तो कहने का मतलब है शुरू में जो हमारा किशोर अवस्था का फेज शुरू होता है, हमारी कंक्रीट थिंकिंग होती है कि हम बिना सोचे, मतलब हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते, हम सिर्फ सोचते हैं वहीं तक जो हमें दिखता है, उसमें कोई फ्यूचर का कोई कुछ ऐसा प्लान नहीं करते। लेकिन उसके बाद जब किशोर अवस्था जैसे जैसे हमारी बढ़ने लगती है, तो उसके बाद हमारी सोच और डेवलप होती है, उसके अलावा भी आगे पीछे सब कुछ सोचने शुरू होते हैं। तो कहने का मतलब है किशोर अवस्था में यदि आपको इस तरीके से हो रहा है, तो ये सब एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग मस्तिष्क के डेवलपमेंट से हो रही है। भावनात्मक जो चेंजेस आते हैं या परिवर्तन आते हैं, उसमें ये भी एक वो टाइम है जब बचपन में हम पूरी तरह से अपने माता पिता पे डिपेंडेंट रहते थे, उन्हीं पे हमारा पूरा संसार उन्हीं के चारों तरफ घूमता था। मगर जब हम किशोर अवस्था में आते हैं तो क्या होता है, उसमें अब हम नए दोस्त ढूंढने लगते हैं, हमारा अपने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा विश्वास बन जाता है, उनकी बातें हम ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं। साथ साथ में हमें भविष्य की चिंताएं होने लगती हैं कि आगे बढ़कर मैं कौन से स्कूल में जाऊंगा, मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगा, किस प्रकार की नौकरी होगी, क्या मैं ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाऊंगा। तो ये जो सारे बदलाव आ रहे हैं, ये एक कहीं ना कहीं चिंता का कारण भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इस दौरान हम कोई भी जो डिसीजन लेते हैं या कोई भी अपने भविष्य के लिए कोई भी चॉइसेस लेते हैं, उसमें कम से कम हम बड़ों की सलाह ले सकते हैं और उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करके तब हम कोई भी कदम आगे बढ़ा सकते हैं।
इस दौरान कुछ और चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि हमें ऑपोजिट सेक्स के तरफ आकर्षण हो सकता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो किशोर अवस्था में हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर गुजरते हैं। मगर अगर वो ही चीज आपके दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, आप पढ़ाई के ऊपर, अपने खेल कूद के ऊपर, खान पान या आपके नींद को प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, एक समस्या का रूप ले रही है। अब थोड़ा सा हम लोग पोषण से संबंधित कई अभी किशोर अवस्था में आपके पोषण से संबंधित हमारे पास चुनौतियां भी होती है। यदि हम बात करें, जो हमने शुरू में कही थी कि मेल्स और फीमेल्स जो भी हमारे एडोलेसेंट बच्चे हैं, उसमें कई तरह के आपके चेंजेस आ रहे हैं। आपके अगर फिजिकल चेंजेस की बात करें, तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा जो एडल्ट का वेट होता है, उसका 50% वेट हम लोग किशोर अवस्था में ग्रहण कर लेते हैं, 50% वेट। हाइट की बात करें तो लगभग मोर देन 20% हाइट हम उसका गेन कर लेते हैं, जो एडल्टहुड में है। हमारा बॉडी, जो हमारा मसल मास वगैरह है, ये भी हम 50% गेन कर लेते हैं किशोर अवस्था में। कहने का मतलब है, ये गेन कहाँ से कर रहे हैं? जब आपके पास न्यूट्रिशन आ रहा है। तो जब आप पोषण वाली चीज आप ले रहे हैं, पोषित जो भी आपके अच्छी चीज है जिससे हमें आपको पोषण प्राप्त होता है, तो यदि आप इन इन चीज़ों को आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके जो शरीर में जितने भी चेंजेस बताए थे, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, चाहे आपका मानसिक चेंज हो, मेंटल चेंजेस हो, चाहे सोशल चेंजेस हो, किसी भी तरह का चेंज आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो इस न्यूट्रिशन से संबंधित अगर मैं बात करूं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो इसमें जैसे आप जंक फूड की बात करते हैं, जंक फूड में क्या होता है, आपका ज़्यादा शुगर होता है, फैट होता है, सॉल्ट होता है। ये सब चीज़ें जो है आपका, यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ये नुकसानदेह हो सकता है आपका। दूसरा, हम बात करें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के होने से कई तरह की आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से डिजीज़ भी हो सकती है। और आपका तीसरा, जैसे हमने स्लाइड्स में दिया कि आपको फिजिकल डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशनल नीड्स की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है, आपके न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ये कहीं न कहीं आपके शरीर में कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करेगा। हम जब जंक फूड की बात करते हैं, हम जंक फूड को खराब क्यों मानते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इन चीज़ों में जो आपकी चीनी होती है, नमक होता है और वसा, वो अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे विटामिन, मिनरल, वो नहीं होता है। तो हमारा शरीर जो क्या कर रहा है, जो अभी जिसका विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक संतुलित आहार। अगर आप आहार अच्छा नहीं लेंगे तो उसको कहाँ से वो मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, कहाँ से ऊर्जा मिलेगी, ताकि आपके हड्डियों को वो बड़ा कर सके या मांसपेशियों को बड़ा कर सके, या जो आपका मस्तिष्क की जो भी विकास हो रहा है उसमें भी वो ये जो आपका कुपोषण हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके हमें एक घर का बना हुआ संतुलित आहार खाना चाहिए। जब भी मम्मी आपको, आपकी माताजी टिफिन बॉक्स देती हैं, तो उसको ज़रूर अपने बैग में डाल के उसको ले जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बाहर का खाना या पैकेट से जो भी खाना आता है, चाहे चिप्स हो, चाहे मैगी हो या चॉकलेट हो, इन सब को हम जंक फूड मानते हैं। क्योंकि जैसे हमने बताया, उसमें या तो चीनी की मात्रा, नमक की मात्रा और वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और ये आपके शरीर को किसी भी प्रकार से कोई भी पोषण नहीं देता है। हमने आगे भी बात की थी कि जब हमारे किशोरियों को मासिक धर्म शुरू होता है, तो उस टाइम उनको अपने भोजन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो किशोर किशोरियां हैं, वो एक बीमारी, जो एनीमिया या खून की कमी से ग्रसित होते हैं, और उसके लिए हमने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हमारा वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी होता है। तो आपने बिल्कुल समय, हर हफ्ते बिल्कुल वो जो आयरन की गोली है वो ज़रूर खानी है। अगर उससे को खाने से कोई दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आप अपने टीचर से या जो भी आपकी आशा कार्यकर्ता है उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। हम कोई ना कोई हल ढूंढेंगे, मगर उसको आपने हर हफ्ते लेना है।
दूसरा जो हमारा एल्बेंडाजोल की गोली, जो कृमि दिवस हम जो मनाते हैं साल में 2 बार, वो भी एक हल, ये जो समस्या होती है खून की कमी को, जो खून की कमी, उसको उसका एक हल है। तो इसको भी जब भी आपके स्कूल में ये जो 2 गोलियां दी जाती हैं, उसको आप जरूर लें। उसको आपने खाना है साल में 2 बार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आज हम झेल रहे हैं, वो है हमारे किशोर किशोरियों में खून की कमी, चाहे वो आयरन से हो, चाहे वो फॉलिक एसिड हो। दूसरा, जैसे हमने बात की, आपका मस्तिष्क और मांसपेशी उनका तभी विकास और वृद्धि हो पाएगी जब आप एक संतुलित आहार खाएं। इसमें जैसे अगर हम बात करें गैर संचारी रोगों की, तो गैर संचारी रोगों में यदि आप आज की डेट में हर बच्चे को ये पता है कि किसी ना किसी को उसके आसपास डायबिटीज का शिकार है। ये टर्म आपने सुनी होगी, इसलिए कोई नई टर्म नहीं बता रहे हैं। किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, किसी को कोई कैंसर की दिक्कत है, किसी को कोई ना कोई एनसीडीज जो गैर संचारी रोग है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। यदि हम इनसे गैर संचारी रोग की यदि आप किसी से बात करते हैं और यदि आप उनकी आदतों के बारे में बात करें, किसी भी रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो कहेंगे कि मैंने जो है सिगरेट पीना जो है 17 साल में शुरू कर दिया था, 15 साल में शुरू कर दिया था, मैंने पीना इसमें शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब है इसका जो एक कारण है, एक रिस्क फैक्टर जो है, वो आपका कहीं न कहीं किशोर अवस्था में डेवलप हुआ है, तब जाके ये एक फुल ब्लोन डिज़ीज़ जो बनी है वो आपका जब आपके पास जब वो एडोलेसेंट फेज़ पार कर गया, तब एक फुल ब्लोन डायबिटिक हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर्स की वजह से इसको ये बीमारी डेवलप कर गई है। कहने का मतलब है कि किशोर अवस्था वो अवस्था है जिसमें यदि आप आज के दिन में अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे और स्वस्थ नागरिक आगे भी रहेंगे। यदि आपकी आदतों में अभी से कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी आदतें जो फ्यूचर में जाके हमारे गैर संचारी रोग का कारण बन सके, ऐसी आदतों से दूर रहना चाहिए। इसमें अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, आप 2 पेड़ का एग्जांपल लीजिए। एक पेड़ है जिसको आपने बहुत अच्छे से सींचा है, उसको पानी दिया है और उसकी जड़ें मजबूत हो गई है। उसको उस कुछ सालों के बाद आप इंतज़ार करते हैं इस पेड़ में फल कब लगे, फल भी लगते हैं और आप फल भी खाते हैं। दूसरा एक पेड़ है जो कहीं भी लगा है जिसको ना तो पानी दे पा रहे हैं हम ठीक से, ना हम उसकी देखभाल कर पा रहे हैं। वो जो पेड़ है कुछ दिनों के बाद अपने आप ही सूख जाएगा, ना उसमें फल लगेंगे ना कुछ। तो हम ये कहते हैं कि उनकी जो जड़ें अगर मजबूत थी तो वो हरा-भरा पेड़ और फलदार पेड़ बन गया, और अगर जड़ें मजबूत नहीं थी तो वो बाद में एक कमजोर पेड़ बना। कहने का मतलब है किशोर अवस्था एक जड़ों की तरह है। यदि आप अभी से अपनी आदतों पे यदि आप अच्छी आदतें डेवलप करते हैं, तो ये इसकी वजह से जो है आप भविष्य में इस प्रकार के गैर संचारी रोग आपको नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से अपनी आदतों को अभी से अच्छी आदतों को डेवलप करना शुरू करिए। तो आपकी जो आदतें हैं और वो व्यवहार है, वो आगे जाके आपकी पहचान बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप बचपन में, किशोर अवस्था में शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, खेल कूद नहीं करते हैं, तो वो ही चीज आप बाद में अपने लाइफस्टाइल में लेके आएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे मोटापा होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि गैर संचारी रोगों का नींव रखा जाता है। पाया गया है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है या जो लोग शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा, शुगर जो डायबिटीज बोलते हैं, और कैंसर और हृदय रोग ज्यादा पाया जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आप किशोर अवस्था में हो, आपको मौका मिलता है कई प्रकार के खेल खेलने का, गेम्स खेलने का। तो कम से कम जितने हफ्ते में 7 दिन में से कम 4-5 दिन आपको 1 घंटा, मतलब 60 मिनट इस तरह का एक्सरसाइज या शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, जिससे आपके दिल की धड़कन भी तेज हो और जिससे आपका सांस भी तेज चलता हो। ये नहीं कि साइड में बैठ के मैंने अपने दोस्तों को हॉकी खेलते हुए देखा, नहीं, आपने कोई भी किसी भी प्रकार का गेम हो, चाहे खो खो हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे
बास्केटबॉल हो, हॉकी हो, उसमें आपने भाग लेना है। ये तो बात हुई कि शारीरिक गतिविधि से आपका वजन संतुलित रहता है। दूसरा, शारीरिक गतिविधि और गेम्स में जब आप पार्ट लेते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपकी मांसपेशी मजबूत होती हैं, आपके चेहरे में एक चमक आता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, और आपको भविष्य में आगे हार जीत, कि अगर हारे तो फिर कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, और अगर हम जीते तो हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस उम्र से अपने दिनचर्या में कम से कम 60 मिनट का शारीरिक गतिविधि रोज करें। इससे इन फायदों के अलावा जो हम कई प्रकार के स्ट्रेस और क्या बोलते हैं, आजकल बच्चे बड़े इजीली बोलते हैं कि हमें तनाव हो रहा है। ठीक है, तो जब हम तनाव के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक अच्छा उपाय तनाव से निजात पाने का है कि आप बाहर जाके या तो वॉक कीजिए, या कोई गेम खेलिए, या फिर आप म्यूजिक खेलिए। ठीक है, और देखो बच्चों, जिंदगी ऐसी नहीं होती है, हमारे जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का तनाव तो होता है। जैसे हम तो एग्जाम्स को भी तनाव मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ, मानते हैं ना। तो इसमें मगर ये सोचने की बात है कि ये तनाव अच्छा तनाव है। कैसे? देखिए, जब आप अपना कोई भी किताब पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, और अगर उस लेसन की हम परीक्षा ना लें, एग्जाम ना लें, तो फिर आप क्या पता उस किताब को ध्यान से ना पढ़ें। ठीक है, तो आपके जो क्षमता है और आपके जो स्किल्स हैं वो तभी डेवलप होगा जब आप किसी भी चीज में अच्छे से प्रयास करें, मेहनत करें। तो जो चीजें आपको अच्छा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको हम बोलते हैं, ऐसे तनाव को हम क्या बोलते हैं, यू स्ट्रेस। मगर अगर वो स्ट्रेस आपकी रात की नींद उड़ा रहा है, आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। तो जब आप डिस्ट्रेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर आपको अपने साथी के साथ या अपने टीचर्स के साथ, या हमारे जो अस्पताल हैं, हमारे में हमारे वो परामर्शदाता हैं, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स में, तो उनके साथ जरूर बात करनी है। मगर हमें अपने जीवन में एक लचीलापन लाना है, एक रबर बैंड की तरह, कि जैसे रबर बैंड को जब तनाव होता है तब तो वो खिंच जाता है, मगर जैसे ही तनाव छोड़ते हैं तो वो अपने मूल रूप में आ जाता है। ठीक है, तो अपने सोच में भी हमें एक चीज होती है, वर्ड होती है रेजिलियंस। हमें अपने सोच में रेजिलियंस लाना है, क्योंकि आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में कई ऐसे चैलेंजेस आएंगे, कई ऐसे चुनौतियां आएंगे जिसको हमने अकेले सामना करना है। ठीक है, तो वो चीज हमें अभी से सीखनी चाहिए कि अगर हमारे आसपास कोई चुनौती है, चाहे वो परीक्षा की चुनौती हो, चाहे वो आगे जाके गेम्स खेलने की चुनौती हो, उसको हम कैसे संयम से, आराम से ओवरकम करें। ठीक है, तो ओवर टू डॉक्टर कंडारी। आजकल जो सबसे कॉमन चीज़ है और ये हर बच्चा करता है, ये है किशोर और स्क्रीन समय। आपका स्क्रीन टाइमिंग क्या है? स्क्रीन टाइमिंग का मतलब आप मोबाइल पे कितनी देर रहते हैं, आप टीवी कितनी देर देखते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑनलाइन वाली है या जो भी स्क्रीन आप देखते हैं, तो स्क्रीन टाइमिंग आपका कितना टाइम है। तो स्क्रीन टाइमिंग का बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप एक अपना एक बाउंड्री सेटअप कर लीजिए, एक टाइम बना लीजिए कि आपको स्क्रीन टाइम कम से कम कितना देखना है, ये आप पे है। दूसरा चीज़ जो है, ये आपका जो स्क्रीन टाइम है, अभी जैसे मैम ने बताया आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, 60 मिनट आपकी डेली की, कम से कम एक दिन में 60 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, मोस्ट ऑफ द डेज इन अ वीक। दूसरा चीज़ जो है, अगर आप स्क्रीन टाइम में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। जो आपके पास डेवलपमेंट वाले जो चेंजेस थे, वो चेंजेस कहाँ, आप कोई एक्टिविटी नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है, आई की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपको जो है थोड़े थोड़े में आईज में स्ट्रेन पड़ना शुरू होता है, जोर पड़ना शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू ही नहीं आते, मैं रोने की कोशिश करती हूँ कि मेरे आंसू नहीं आते, क्योंकि वो ड्राई आई हो जाती है, आपका लगातार स्क्रीन टाइमिंग हो जाता है।
फिर आप स्लीप आपका सोने की साइकिल आपकी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। आप सोते सोते भी आप मोबाइल लेके देखते हैं तो उससे आपका जो है डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप हो जाता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं से हैम्पर करेगी उसको। फिर ये दूसरा चीज़ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि आपका स्क्रीन टाइम, यदि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो जो है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी एक असर करता है। और मेंटल हेल्थ का शुरू से बताया था, ये वो फेज़ है जिसमें आपका मस्तिष्क जो है एक डेवलप हो रहा है और सारे पार्ट जो है फ्रंटल कॉर्टेक्स और ये सब चीज़ें डेवलपमेंट की ओर है, जो आपके सारे इमोशंस कंट्रोल करते हैं। यदि आपका मेंटल हेल्थ में फ़र्क पड़ रहा है स्क्रीन टाइम की वजह से, तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो बच्चों, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमारी पढ़ाई जो होती है स्क्रीन टाइम पे होती है, हमें ये करना है वो करना है। अगर सपोज आपको कोई मजबूरी है, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि आपकी पढ़ाई उसके बगैर नहीं हो पा रही है, तो आप उसमें जो है कम से कम एक 20-20-20 का एक रूल है हमारा। आप जो है हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी में जो भी चीज़ आपके सामने दिख रही है, उस पे फ़ोकस करिए, हर 20 मिनट में। तो 20-20-20 का रोल है कि आपकी आइज़ में ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, है ना? ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, आपकी आइज़ ड्राई आई ना हो, मसल्स आपकी आई की मसल्स कहीं फैटीग ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। आपको ये कम से कम, अगर आपकी मजबूरी है, वैसे आप स्क्रीन टाइम को कम से कम कीजिए, जो मैंने शुरू में बताया था। ये टाइम आप ही लोग सेट करिए अपना, क्योंकि हम कहते हैं कि कम से कम मतलब ये टाइम जो होता है 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे दिन भर में और एक्टिविटीज़ के साथ भी। यदि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे तब तो ये भी बहुत है। तो लेकिन ये जो है आपके ऊपर बात है। अगर आपकी मजबूरी है बिल्कुल स्क्रीन टाइम देखना कि इसके अलावा कोई पढ़ाई का ऑप्शन नहीं है, तो आप 20-20, 20-20-20 वाला रूल एक बार फिर बताता हूँ। आपके हर 20 मिनट पे आप स्क्रीन से आँखें हटा के हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए और 20 फीट में जो भी दूरी में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, उस पे थोड़ी देर फ़ोकस कीजिए। उसके बाद जो है 20 सेकंड के बाद फिर से आप स्क्रीन पे जाइए, फिर आप सेम 20-20-20 वाला रूल फ़ॉलो कीजिए। इससे कहीं न कहीं, अब बच्चों एक चीज़ और है, आपका जो स्क्रीन टाइम है, ये कहीं न कहीं हर तरह के चेंजेज़ आप में लेके आता है। आपके फिज़िकल चेंजेज़ में आपकी कहीं न कहीं हैम्पर करता है, आपके मेंटल चेंजेज़ में वो करता है, सोशल में आपको लगता है कि आपकी दुनिया में बहुत सारे दोस्त हैं, आप कितने सारे, मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, मेरे दोस्त बहुत हैं, लेकिन कभी आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यदि आप ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं, तो आप पाएँगे कि आपका तो एक भी दोस्त नहीं है, ये तो सारे स्क्रीन वाले दोस्त हैं। तो कम से कम स्क्रीन, सोशल मीडिया, या अभी उम्र आपकी बहुत कुछ करने की है, तो कम से कम ये सब चीज़ों से आप एक दूरी बनाए रखें, ताकि आपका शरीर का प्रॉपर विकास हो, शरीर का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का आपका प्रॉपर विकास हो सके। तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है, जब हमने बात की थी कि जब हमें ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर से हम क्या मानते हैं? पीयर में प्रेशर से ये मानते हैं कि मेरा साथी क्या कर रहा है, ठीक है, वो कौन सी बाइक चला रहा है, वो कौन सा स्कूटर चला रहा है, क्या मैं भी हेलमेट पहन के चला सकता हूँ, क्या मैं भी उसी तेज प्रकार से अपना स्कूटर चला सकता हूँ? तो ये एक ऐसा समय है जब हम नए नए प्रयोग करना चाहते हैं, बहुत सारे रिस्क लेना चाहते हैं, मगर अ, सही है, गाड़ी चलाना अच्छी बात है, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। मगर मैं आप लोगों के साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहती हूँ, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, 2018 का है। तो उसमें बताया गया है कि हमारे भारत देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। साथ में हमें ये भी जानना पड़ेगा कि सारे जो विश्व की 1% गाड़ियां ही हमारे यहाँ हैं, मगर जो एक्सीडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और उनमें भी जो हमारे 2 पहिया एक्सीडेंट हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये क्यों होता है? देखा गया, जब हम डाटा देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारे 15 से 30 साल के उम्र के जनसंख्या है, उनमें सबसे ज़्यादा डेथ किस वजह से हो रही है? उसमें हो रही है अनइंटेंशनल इंजरी। तो अनइंटेंशनल इंजरी का में आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाते हैं। तो 19% जो मौत हो रही हैं हमारे 15 से 30 वर्ष के उम्र में, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो रही है। 17% जो हमारी मौतें हो रही हैं इस जनसंख्या से, वो हो रही हैं सुसाइड से या आत्महत्या से। तो
ये अवस्था में ये हमें जानना ज़रूरी है कि देखिए चुनौती किसी भी प्रकार की आ सकती है, मगर हमें ये नहीं सोचना है कि जो दिक्कत मुझे है ये दिक्कत को मैं फेस नहीं कर पाऊँगी, या फिर अगर ये चुनौती मुझसे पूर्ण नहीं होती है, या इसका कोई हल नहीं है, या इसका कोई मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी कोई समस्या लगती है आपको आपके जीवन के किसी भी एरिया में, चाहे घर पे, स्कूल के बाहर, तो आप किसी न किसी का सहारा लीजिए, चाहे आपके बड़े हो, बड़े भाई हो, बहन हो, माँ-बाप हो, आपकी टीचर्स हों, हमारे अस्पतालों में हमारे परामर्शदाता भी होते हैं जिनका आप मदद ले सकते हैं। तो देखिए हर जीवन में हर चुनौती का कोई ना कोई सवाल होता क्या बोलते हैं उसको, एक कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो 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 वैसे ही देखिए आप अभी उस उम्र में हैं जब आपको लगता है कि क्या पता मैं आगे बढ़कर अपने माता-पिता के एक्सपेक्टेशंस पूरे ना कर सकूं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके बड़े हैं, हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि आप हर प्रकार से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और खुश रहें। हमारा आशीर्वाद बस यही है। धन्यवाद। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आजकल एक देश में बड़ा कंसर्न है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ओबेसिटी को लेके। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर चल रहा है। तो ओबेसिटी को लेके बच्चों मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हमने न्यूट्रिशन में बात की थी, तो एक एक हमारे शरीर में बॉडी मास, एक हम लोग बोलते हैं बॉडी मास, बीएमआई की बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि आपका वजन कितना है किलोग्राम में, उसको डिवाइड करना है हाइट स्क्वायर से। हाइट आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। तो आप निकाल सकते हैं कि बीएमआई आपका कितना है। तो बीएमआई में अगर आपको लगता है कि आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो बच्चे अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर कीजिए और प्रॉपर टाइप से फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। एक और टर्म है जिसको हम बोलेंगे बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात अगर हम करें, एक एक एडोलेसेंट में या एक इंसान में कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, ये हम बेसल मेटाबॉलिक रेट से हम बताते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी कैलोरीज को डिफाइन करता है। जनरली होना चाहिए आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतना ही आप उसका प्रयोग भी करें, तब जाके आपकी एक हेल्दी वो स्वस्थ लाइफ रहती है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले, आपने कैलोरीज बहुत ज्यादा ले लिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप सो रहे हैं खाली, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी होनी है आपको। एक अंडे का एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि आप एक अंडे को उबाल के आप खाते हैं, तब उसमें सिर्फ 80 कैलोरीज होती है। यदि आप उस अंडे को फ्राई करके खाते हैं तो उसमें 120 कैलोरी होती है। तो कहने का मतलब यदि आपने तेल ऐड कर दिया, आपकी कैलोरीज कितनी बढ़ जाती है। फिर दूसरा चीज, जैसे हमारी शुरू में बात हुई थी जंक फूड्स वगैरह की बात हुई थी, एक टर्म होता है कि एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जिसमें आपकी कैलोरीज तो आपको बहुत सारी मिलती है, लेकिन उसमें कोई आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जो चाहिए शरीर के लिए, वो यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तो उस चीज को आप एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, शराब ले लें, आप बियर ले लें, इससे आपको कैलोरीज मिलेगी लेकिन आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, आप एक एक सर्विंग बोलते हैं, कटोरा बोलते हैं, एक फ्रेंच फ्राइज का कटोरा ले लें, दूसरा एक हरी सब्जी या ब्रोकली का आप एक कटोरा ले लें। आपके ब्रोकली में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको हर चीज न्यूट्रिएंट्स में काफी कुछ मिल जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, और सिर्फ 40 के करीब कैलोरीज मिलेगी। जबकि एक फ्रेंच फ्राइज, अगर उतने ही अमाउंट का फ्रेंच फ्राइज लेते हैं, उसमें लगभग 300 कैलोरीज आप ले रहे हैं। कहने का मतलब है ये जो हमने बात किया था शुरू में, नमक, चीनी, ऑयल, जंक फूड्स, ये सब चीजों से दूर रहिए। आपके कैलोरीज की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डाइट लीजिए ताकि आपको ओबेसिटी ना हो, ओबेसिटी से बचे। और घर का बना हुआ खाना, जैसे मैम ने पहले भी कहा था, उसी टाइप से आप खाना वो करिए। यदि बाहर का चीज भी खाना है, कभी कभार आप खाना है, जिसको चीट मील्स भी बोलते हैं, तो आप उसमें ऐसा कीजिए कि आप सब्जी भी खाइए, फल भी खाइए, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना होने दें। तो प्यारे बच्चों, इतनी ज़रूरी बातें और ऐसी चीज़ें जो हम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं या कम भी जानते हैं, लेकिन जो पूरा एक सार रूप में डॉक्टर कंडारी सर ने और डॉक्टर दीपाली मैम ने हमको
इस अंदाज में बताया कि एक लाइफ या हेल्दी लाइफ को जीने के लिए किस किस चीज का हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो खान पान की आदत हो या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने की आदतें हों। बहुत सरलता और बहुत सहजता से बताई। हालांकि जो हमारा परिवेश है हमारे उत्तराखंड का, उसके अंतर्गत फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारी हैं ऐसा मुझे लगता है। और जो हमारे पहाड़ के या जो हमारे मैदान के भी बच्चे हैं तो वो बहुत तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो घर से शुरू हो या वो स्कूल्स में हो। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज के होते हैं। एक मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है बेटा कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें, ऐसे प्रश्न जो आप लोग को लगता है कि मुझे पूछने हैं, आप अपना जो है वो हाथ उठा सकते हैं और आप फटाफट 2-4 क्वेश्चन जो भी आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वो आपकी कोई प्रॉब्लम अपनी हो सकती है, लड़कियों की या लड़कों की, या कुछ चीज ऐसी छूट गई हो बेटा जो आपको पूछनी हो, तो मेरा निवेदन रहेगा प्लीज आप लोग कोई पूछ सकते हैं। मैं एक बात और निवेदन करूंगी बेटा, एक बार ये बताओ कि क्या आपको मतलब ये प्रोग्राम कैसा लगा, या आपको कुछ और लगता है किसी तरीके से कुछ और आपको ऐसे विषय है जिन पे बात करने की जरूरत है, वो आप सजेशन दीजिए प्लीज। और आपको आप बोलेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीजों में बदलाव भी कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी जानकारी किसी विषय पे आपको चाहिए तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि पूरा प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन करा गया है ये, तो आप लोग बताएंगे एक बार। बच्चों, ये आप लोगों में से कम ये बता दीजिए कि हमने बोला कैसे है। आप कुछ पूछ तो रहे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं आपको 104 हमारी हेल्पलाइन चलती है स्वास्थ्य विभाग में, 104। बहुत अच्छा रहा सर, ये आपका कार्यक्रम धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद बच्चे। और बिल्कुल शर्माना सबको नहीं ढंग है से बेटा, समझाया। ढंग से समझ में आया। थैंक यू बेटा, बहुत थैंक यू, आप लोगों ने सुना इसके लिए भी। बच्चों, हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK प्रोग्राम, जो आप सभी को पता है कि RKSK प्रोग्राम है, जिसमें हमारे यहाँ जो होता है एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक लगते हैं ब्लॉक लेवल पे। तो इसमें जो है आप कहीं भी जाके, जो भी ब्लॉक लेवल पे आपके अस्पताल है, वहाँ जाके अपनी समस्याओं को कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है, हमारे पास 104 हेल्पलाइन है स्वास्थ्य महानिदेशालय में, हमारे यहाँ 104 का भी है। इसमें आपके कोई भी क्वेरीज होता है, ये जो भी एडोलेसेंट किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं, यदि उनकी कोई भी समस्या है, सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, वैसे तो ये 24/7 हेल्पलाइन है और समस्याओं को लेके भी, लेकिन किशोर की समस्याओं के लिए आज सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आप इस लाइन में कभी भी कॉल करके, यदि आपकी कोई समस्या, यदि आपको लगता है कि आपको किसी से डिस्कस करना चाहिए, 104 वाली हेल्पलाइन में आप जरूर फोन करके अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नंबर्स हैं आपने बेटा जरूर नोट किए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो आप अपने साथ वाली जो भी आपकी सहपाठी है उसके से आप नोट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग, दोनों ही आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई भी आपकी समस्या होती है तो प्लीज मेरा सभी से निवेदन है कि आप इन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप यहाँ पे बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंडारी सर का और आदरणीय डॉक्टर दीपाली मैम का। मैं पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से और बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बेटा आपका भी धन्यवाद बहुत कि आप लोगों ने सुना, समझा, और मैं ऐसी उम्मीद करूंगी कि आप सभी इसका प्रयोग करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, हेल्दी बनाएं। और क्योंकि आप ही कल के भविष्य हैं, पूरे भारत के भविष्य हैं, और आप बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी आदतें आप में रहें, और अच्छी आदतों के साथ आप एक अच्छे समाज का निर्माण करें।
ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे 2:30 बजे बेटा आप लोग से, और स्वस्थ जीवन शैली विषय है आपके कल का। तो तब तक के लिए बहुत आभार आप लोग का, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।